सुशांत सुप्रिय द्वारा लिखी गई कहानी दाग। आइए सुनते हैं। रात से ठीक पहले ढलती हुई शाम में एक समय ऐसा आता है जब आकाश कुछ कहना चाहता है, धरती कुछ सुनना चाहती है, जब दिन की अंतिम रोशनी रात के पहले अंधेरे से मिलती है। यह कुछ कुछ वैसा ही समय था। कनॉट प्लेस में दुकानों की बत्तियां जगमगाने लगी थीं। दिन बड़ा गर्म हो रहा था। शाम में ठंडी बियर पीने के इरादे से मैं वोल्गा रेस्तरां में पहुंचा। कोने वाली टेबल पर एक अधेड़ उम्र के सरदार जी अकेले अकेले बियर का मजा ले रहे थे। न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप ही उनकी ओर मुड़ गए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने खुद को सरदार जी से कहते सुना। बैठो बादशाहों, बियर शियर लो। सरदार जी दरिया दिली से बोले। शुक्रिया जी, मैंने बैठते हुए कहा। दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान पता चला कि करोल बाग में सरदार जी का हौजरी का बिजनेस था। जनकपुरी में कोठी थी और वे शादीशुदा थे। उनके बच्चे थे। उनके पास वाहे गुरु का दिया सब कुछ था। पर इतना सब होते हुए भी मुझे उनके चेहरे पर एक खोएपन का भाव दिखा, जैसे उनके जीवन में कहीं किसी चीज की कमी हो। शायद उन्हें किसी बात की चिंता थी या कोई और चीज थी जो उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। बातचीत के दौरान ही सरदार जी ने 3-4 बार मुझसे पूछ ही लिया, मेरे कपड़ों पर कोई दाग वाग तो नहीं लगा जी? मुझे यह बात सुनने में कुछ अजीब सी लगी। उनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके कपड़ों पर कहीं कोई दाग नहीं था। हालांकि उनके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर कटने का एक लंबा निशान था, जैसे वहां कोई धारदार चाकू या छुरा लगा हो। फिर मैं सरदार जी को अपने बारे में बताने लगा कि अचानक उन्होंने फिर पूछा, मेरे कपड़ों पर कोई दाग वाग तो नहीं लगा जी? उनके स्वर में उत्तेजना थी, जैसे उनके भीतर कहीं कांच सा कुछ चटक गया हो, जिसकी नुकीली किरचें उन्हें चुभ रही हों। मैंने हैरान होकर कहा, सरदार जी आप निश्चिंत रहो, आपके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कहीं कोई दाग नहीं लगा। हालांकि मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आपके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर यह लंबा सा दाग किसका है? यह सुनकर सरदार जी का चेहरा अचानक पीले पत्ते जैसा जर्द हो गया, जैसे मैंने उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे अपनी अपनी बियर पीते रहे। फिर मुझे लगा जैसे मैंने उनसे चोट के दाग के बारे में पूछकर उनका कोई पुराना जख्म फिर से हरा कर दिया हो। उनकी चुप्पी की वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास और भी शिद्दत से हो रहा था। कई बार आप अनजाने में ही किसी के व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखने की भूल कर बैठते हैं। हालांकि इसकी जड़ में केवल उत्सुकता ही होती है, पर भूल से आप किसी के जीवन के उस दरवाजे पर दस्तक देते हैं जो बरसों से बंद पड़ा है, जिसके पीछे कोई राज दफन है, जिसकी एक गोपनीय इतिहास होता है। मैंने आज तक इस जख्म के दाग की कहानी किसी को नहीं बताई है जी, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं। पर न जाने क्यों आज आपको सब कुछ बताने का दिल कर रहा है। सरदार जी फिर से संयत हो गए और उन्होंने आगे कहना शुरू किया। मेरा नाम जसबीर है। बात तब की है जब पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट जोरों पर था। हालांकि सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत से मिलिटेंटों को मार दिया था, पर खालिस्तान का आंदोलन जारी था। हमें लगता था हमारे साथ भेदभाव हो रहा था। पंजाब के बाहर लोग हमें देखकर ताने मारते थे, सरदार जी खालिस्तान कब ले रहे हो? मैं उन दिनों खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ता था। हम में से कुछ सिख युवकों के लिए खालिस्तान का सपना दिल्ली दरबार की जातियों के विरुद्ध हमारे विद्रोह का प्रतीक बन गया। हम महाराजा रणजीत सिंह के सिख राज्य को फिर से साकार करने के लिए काम करने लगे। मैं सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का सरगर्म कार्यकर्ता था। पुलिस के अत्याचार देखकर मेरा खून खौल उठता। 1985 में मैं मिलिटेंट मूवमेंट में शामिल हो गया। हथियार हमें पड़ोसी देश से मिल जाते थे। उसका अपना एजेंडा था जी, अत्याचारियों से बदला लेना और खालिस्तान की राह में आ रही रुकावटों को दूर करना। यही हमारा मिशन था। मैं अपने काम में माहिर था। 2-3 सालों के भीतर ही मैं अपनी फोर्स का कमांडर बन गया। पुलिस ने मुझे ए कैटेगरी का आतंकवादी घोषित कर दिया था। मेरे सिर पर 20 लाख का इनाम रख दिया गया था जी। इन्हीं दिनों हमारी फोर्स में एक नया लड़का सुरिंदर शामिल हुआ। उसने मुझे बताया कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नवंबर-दिसंबर 1984 में दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में उसका पूरा परिवार मारा गया था। उसके अनुसार दंगाइयों ने उसके बूढ़े माँ बाप और भाई बहनों के केश कत्ल करने के बाद उनके गले में टायर डालकर उन्हें जिंदा जला दिया था। सुरिंदर ने कहा कि अब वह केवल बदला लेने के लिए ही जीवित था।
उसने बताया कि वह सिखों के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि हमारी फोर्स को ऐसे ही नौजवानों की तो जरूरत थी। मुझे सुरिंदर हमारे मिशन के लिए हर लिहाज से सही लगा। मैंने उसे अपनी फोर्स में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद एक रात हमने मिशन के एक काम पर जाने का फैसला किया। मैं, सुरिंदर और हमारे कुछ और लड़के, हम सब मोटरसाइकिलों पर सवार होकर रात करीब 12 बजे अमृतसर के सुल्तान विंड इलाके से गुजर रहे थे। हमारे पास AK-47 राइफलें थी। हम सब ने शॉलें ओढ़ी हुई थी। सुरिंदर मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा था। वह रहस्य और रोमांच से कांपती हुई रात थी। अचानक 20-25 मीटर आगे हमें पुलिस का नाका दिखाई दिया। पुलिस की 2-3 जिप्सी गाड़ियां और 10-15 जवान वहां पर खड़े हुए थे। हम सब ने अपनी अपनी मोटरसाइकिलें रोक ली। पुलिस वालों ने देखते ही हमें ललकारा। मैं वहां एनकाउंटर नहीं करना चाहता था। हम आज रात एक खास मिशन के लिए निकले थे। मेरे इशारे पर बाकी लड़के अपनी अपनी मोटरसाइकिलें मोड़कर पास की गलियों में निकल भागे, पर सुरेंद्र हथियारबंद पुलिस वालों को देखते ही डर के मारे आंधी में हिल रहे पत्ते सा कांपने लगा। मेरे लाख आवाज देने के बावजूद वह मोटरसाइकिल पकड़े अपनी जगह पर जड़ हो गया, हिल ही नहीं रहा था। पुलिस वाले पास आते जा रहे थे। मजबूरन मैंने अपनी शॉल हटाई और पुलिस वालों को डराने के लिए अपनी AK-47 से हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस वाले रुक गए। इस मौके का फायदा उठाकर मैं सुरेंद्र को घसीटते हुए पास की गली की ओर लेकर भागा। हमें भागता हुआ देखकर पुलिस वालों ने हम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। एक गोली सुरेंद्र की जांग में आ लगी। तब तक मेरे कुछ साथी हमें बचाने के लिए वापस लौट आए थे। गोलीबारी के बीच घायल सुरेंद्र को सहारा देकर मैं और मेरे बाकी साथी मोटरसाइकिलों पर बैठकर किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल भागे। अपने छिपने के ठिकाने पर पहुंचकर मैंने सुरेंद्र से पूछा, तू भागा क्यों नहीं था? पर उसका चेहरा डर के मारे राख के रंग का सा हो गया था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हमने उसकी जांग में लगी गोली निकालकर उसकी मरहम पट्टी कर दी। पर अब वह अगले 15-20 दिनों तक वैसे भी किसी मिशन पर जाने लायक तो था नहीं। पर मेरा दिल उस घटना से खट्टा हो गया था। उस दिन सुरेंद्र को पुलिस वालों के सामने डर से थर-थर कांपता देखकर मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हुआ कि यह मैंने किस कायर को अपनी फोर्स में शामिल कर लिया था। पर मिशन के काम तो नहीं रुक सकते थे। खालिस्तान बनाने का सपना लिए हम दिन रात अपने काम पर जुटे रहते। कभी सिख युवकों पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाना होता, तो कभी अपने किसी साथी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाना होता। मैं और मेरी फोर्स के बाकी लड़के सुरेंद्र को अपने ठिकाने पर छोड़कर हर दूसरी तीसरी रात में किसी न किसी मिशन पर निकल जाते थे। सुबह 4-5 बजे तक हम अपना काम करके वापस लौट आते। कभी कभी दिन में भी मिशन पर जाना पड़ता था। हालांकि सुरेंद्र का हमारी फोर्स में आना हमारे लिए बदकिस्मती जैसा ही था। जब से वह आया था, हमारे बहुत से साथी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों में मारे जाने लगे थे। खैर, यही हमारा जीवन था। कभी मिशन की कामयाबी की खुशी, तो कभी साथियों के बिछुड़ने का गम। हमारी देखभाल के कारण सुरेंद्र की जांग में लगी गोली का जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगा था। मुझे लगा मुझे उसे खुद को साबित करने का एक और मौका देना चाहिए। शायद वह इस बार हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। मैं उसके पूरी तरह ठीक हो जाने का इंतजार करने लगा। एक रात अपना काम निपटा कर हम सभी वापस अपनी रिहाइश की ओर लौट रहे थे। वह सलेटी आकाश, भीगी हुई हवा और पैरों के नीचे मरे हुए पत्तों का मौसम था। सुबह के 4 बजे थे। जुगनुओं की पीठ पर तारे चमक रहे थे। मैं सबसे आगे था। घर में चुपके से घुसने पर मैंने पाया कि सुरेंद्र जगा हुआ था और दूसरे कमरे में किसी से फोन पर बातें कर रहा था। मुझे हैरानी हुई। मैंने उसके पास जाकर छिपकर उसकी सारी बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए। सुरेंद्र पुलिस वालों से बात कर रहा था और उन्हें हमारे बारे में खुफिया जानकारी दे रहा था। उसने हमें पकड़वाने के लिए शायद पहले से ही पुलिस वाले बुला भी रखे थे। मैं सन्न रह गया। हमारे साथ धोखा हुआ था। दुश्मन दोस्त का भेस बनाकर आया था। वह पुलिस का मुखबिर है, यह जानकर मेरा खून खौल उठा। ओए गद्दारा! मैं गुस्से से चीखा और अपनी कृपान निकालकर मैंने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पर तभी आसपास छिपे पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और उन्होंने मुझे घेर लिया। उनकी स्टेन गन और कार्बाइन मेरे सीने पर तनी हुई थी। इतना कहकर सरदार जी चुप हो गए। उन्होंने धीरे से अपना गिलास उठाया और गिलास में बची बाकी बियर खत्म की।
सुरेंद्र का क्या हुआ? मैंने उत्सुकतावश पूछा। पुलिस ने उसे मेरे सिर पर रखे इनाम के 20 लाख की रकम का आधा हिस्सा दे दिया। 10 लाख लेकर वह वापस दिल्ली भाग गया, सरदार जी बोले। आपको उसके बारे में इतना कैसे पता? मैं हैरान था। यह सुनकर सरदार जी का चेहरा स्याह हो गया। उनके हाथ कांपने लगे। एसी में भी उनके माथे पर पसीना छलक आया। आखिर किसी तरह कोशिश करके उन्होंने कहा, क्योंकि मैं जसबीर नहीं हूं। मैं ही वह बदनसीब सुरिंदर हूं। वह गद्दार मैं ही हूं। मैंने वह कहानी जानबूझकर आपको दूसरे ढंग से सुनाई थी। सरदार जी के हाथ अब भी थरथरा रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। प्याज की परतों की तरह इस कहानी में रहस्य की कई तहें थी जो एक एक करके खुल रही थीं। मेरे दाएं हाथ की कलाई के ऊपर इस जख्म का दाग मुझे जसबीर ने दिया था, जब मेरी असलियत जानकर उसने किरपान से मुझ पर हमला किया था। सरदार जी ने आगे कहा, जसबीर का क्या हुआ? मैं अब भी इस अजीब पहेली को समझने का प्रयास कर रहा था। उस दिन सुबह 4:30 बजे के आसपास उसके लिए दुनिया रुक गई। पुलिस वालों ने उसे मेरे सामने ही गोली मार दी। उस समय वह निहत्था था। उस दिन उसके फोर्स के ज्यादातर लड़कों को पुलिस वालों ने धोखे से मार दिया। उन सब की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, सरदार जी ने भारी स्वर में कहा। कुएं के तल में जो अंधेरा होता है, वैसा ही अंधेरा मुझे उनकी आंखों में नजर आया। आप दुखी क्यों होते हैं? आखिर वे सब आतंकवादी थे। मैंने उन्हें दिलासा दिया। हर आदमी के भीतर कई और आदमी रहते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके किस रूप के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मुझे नहीं मालूम वे आतंकवादी थे या गुमराह नौजवान। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि पैसों के लालच में आकर मैंने उस आदमी को धोखा दिया। उस आदमी से गद्दारी की जिसने अपनी जान पर खेलकर मुसीबत में मेरी जान बचाई थी, जिसने मेरी देखभाल करके मेरे जख्म ठीक किए थे। उसे पुलिस वालों के हाथों मरवा कर मुझे रुपए पैसे तो बहुत मिले, पर उस दिन से मेरे दिल का चैन कहीं खो गया। मेरी अंतरात्मा मुझे रह रह कर धिक्कारती है कि तू दगाबाज है। मैं रात में बिना नींद की गोली खाए सो नहीं पाता। मेरे सपने मेरी वजह से मरे हुए लोगों से भरे होते हैं। मेरे सपनों में अक्सर दर्द से तड़पता लहूलुहान जसबीर आता है। वह मुझसे पूछता है, मैंने तो तेरी जान बचाई थी, फिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया? और मैं उससे नजरें नहीं मिला पाता। उसकी फटी आंखें, उसके बिखरे हुए बाल, उसकी खून से सनी पगड़ी और उसके सीने में धंसी कार्बाइन और स्टेन गन की गोलियां मुझे इतनी साफ दिखाई देती हैं जैसे ये कल की ही बात हो। हालांकि इस घटना को हुए 25 साल गुजर गए। मेरा अतीत एक ऐसा शीशा है जिसमें मुझे अपना अक्स बहुत बिगड़ा हुआ नजर आता है। एक चीख दफन है मेरे सीने में। मैंने जीवन में जो हथकड़ी बनाई है, मैं उसे पहने हूं। इतना कहकर सरदार जी ने लंबी सांस ली। होनी को कौन टाल सकता है सुरेंद्र भाई, पर अब तो आपके पास काफी पैसा होगा। आप प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपने हाथ के उस जख्म का यह दाग क्यों नहीं हटा लेते? आप रोज रोज जब अपनी दाई कलाई के ऊपर यह दाग नहीं देखेंगे तो वक्त बीतने के साथ साथ शायद आप इस हादसे को भी भूल जाएंगे। मैंने सरदार जी को सांत्वना देते हुए सलाह दी। सरदार जी ने कातर निगाहें उठाकर मुझे देखा और बोले, समंदर के पास केवल खारा पानी होता है। अक्सर वह भी प्यासा ही मर जाता है। जब पुलिस वालों ने जसबीर को गोली मारी थी तो मैं उसके बगल में ही खड़ा था। मेरे कपड़े उसके खून के दाग से भर गए थे। मेरे हाथ उसके खून के छींटों से सन गए थे। अब रहते रहते मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कपड़ों पर, मेरे हाथों पर खून के दाग लगे हुए हैं। मैं बार बार जाकर वॉश बेसिन में साबुन से हाथ धोता हूँ, पर मुझे इन दागों से छुटकारा नहीं मिलता। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई जी, साइकेट्रिस्ट से भी अपना इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे आपने ठीक कहा, आज मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। वाहे गुरु का दिया हुआ सब कुछ है। प्लास्टिक सर्जरी कराकर मैं अपनी दाई कलाई के ऊपर बन गए इस दाग से छुटकारा भी पा जाऊंगा, पर मेरे जहन पर, मेरे मन पर जो दाग पड़ गए हैं उन्हें मैं कैसे मिटा पाऊंगा? मैं चुपचाप उन्हें देखता सुनता रहा। मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उनके भीतर एक जमा हुआ समुंदर था। उनका दुख जीवन बहुत बड़ा था।
हमने वेटर को बुलाकर बियर और टिप के पैसे दे दिए और वोल्गा से बाहर निकल आए। 9 बज रहे थे। बाहर हवा में रात की गंध थी। जगमगाते शोरूमों के पीछे से आकाश में आधा कटा हुआ पीला चांद ऊपर निकल आया था। अचानक वे खोए हुए अंदाज से फिर बोल उठे, मेरे कपड़ों पर कोई दाग वाग तो नहीं लगा है जी? उनके माथे पर परेशानी की शिकन पड़ गई थी। उनकी आंखों में कब्र का अंधेरा भरा हुआ था। वे अपने भीतर फंसे छटपटा रहे थे। मैंने सहानुभूति पूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा। वे जैसे दूर कहीं से वापस लौट आए। समय के विराट समुद्र में खामोश पल ओस की बूंदों से टप टप गिरते रहे। उनसे विदा लेने का समय आ गया था। मैंने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर उनकी आंखों में पहचान का सूर्यास्त हो चुका था। कुछ जख्म कभी नहीं भरते, कुछ दाग कभी नहीं मिटते। वे आकाश की ओर देखकर बुदबुदाए और मेरे बढ़े हुए हाथ को अनदेखा कर पार्किंग में खड़ी अपनी होंडा सिटी की ओर बढ़ गए। मैं उनकी गाड़ी को दूर तक जाते हुए देखता रहा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी दाग? उम्मीद है पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। छू गई ना आपके दिल को? फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ, निकालकर उन्हें साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।